वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 और इससे पहले की सभी प्रश्नावली एवं सभी सवाल हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हो। तो अब पहला सवाल है, 5 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें देखो इस सवाल को कैसे करना है। ये हमें पहले दो वृत्त बनाने हैं, एक की त्रिज्या 3 सेमी है और एक की त्रिज्या 5 सेमी है। अब उसके बाद है वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी दो बिंदु, यानी एक तो ए पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बी पे। ठीक है, दो बिंदुओं पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। अब इनके दो केंद्र है, इसका छोटे वृत्त का केंद्र है सी और बड़े वृत्त का केंद्र है डी। इनके जो बीच की दूरी है ये हमारे पास कितनी दे रखी, 4 सेमी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सेमी। ये दूरी हमारी है 4 सेमी, ये हमने लिखी नहीं थी, अब लिख दी। इन्हीं दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है 4 सेमी। उसके बाद है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें उभयनिष्ठ जीवा, देखो ये उभयनिष्ठ जीवा है, यानी ये जीवा ऐसी है जो इस वृत्त की भी है और ये जीवा इस वृत्त की भी है, इसलिए उभयनिष्ठ जीवा है। तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो अब इस सवाल को हम विस्तार से हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजित होते हैं। यहाँ पे होते हैं लिख देते हैं, होते हैं। तो अब देखो ये बात हमें समझना है। देखो हमारे पास मान लो दो वृत्त है ये, ठीक है, एक छोटा और एक ये बड़ा। अब देखो ये दोनों वृत्त है, तो इनके अंदर जो है उभयनिष्ठ जीवा है ये, और ये हमारे दोनों केंद्रक है, और ये जो केंद्रक है ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो केंद्र से खींची गई, दो केंद्रों को मिलाने के लिए खींची गई रेखा जो जीवा है उसको समद्विभाजित करती है, यानी बराबर दो भागों में बांटती है। तो ये बात हम जानते हैं कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी इस जीवा को बराबर दो भागों में बांट रही है। देखो ये केंद्र की रेखा है दोनों, तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी जितनी ये है उतनी ही ये होगी इसमें। तो ठीक है, तो ये लंब समद्विभाजित करती है। तो अब हमारे पास आपस में ये दोनों कैसी होगी, भुजा बराबर होगी, और साथ में ये 90 डिग्री के कोण बनाएगी चारों तरफ, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का। ठीक है, यानी लंब समद्विभाजित भी करेगी और साथ में 90 डिग्री के चारों तरफ कोण बनाएगा ये। ठीक है, तो आप हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः हमारी देखो ए ओ और ओ बी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो ए ओ बराबर ओ बी, यानी हमारी ये जो रेखा है ए ओ और बी ओ, इसको बी ओ लिख देते हैं, ओ बी की जगह बी ओ, आपस में कैसी होगी, बराबर होगी, और कोण भी कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे, और हमारा कोण जैसे ए ओ सी, यानी ए ओ सी, यानी ये वाला कोण, तो ए ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ डी के, यानी ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यह लिख देते हैं कोण ए ओ डी, यानी ए ओ सी कोण बराबर है ए ओ डी के, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। कारण हो जाएगा, हम जानते हैं कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, ये हमारा केंद्र है और केंद्र से खींची गई जो रेखा है वो उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजित करेगी, तो इसको बराबर दो भागों में बांटेगी। तो आगे करते हैं हम सवाल को। अब देखो यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमने इसको समझने के तरीके से यहाँ पे लिख दिए, एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। अब हमारे पास देखो, हमारे पास ये जो रेखा है ए सी, ये दे रखी है 3 सेमी, 3 सेमी,
और हमें ए ओ इसकी लंबाई हमें निकालनी है। और हमारे पास ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो यहाँ लिख देते हैं कर्ण, ये भुजा होगी कर्ण और ये होता है लंब, यहाँ पे लिख देते हैं लंब, और ये हो गया आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण और ये होता है लंब, ये होता है आधार। अब हमारे पास देखो कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। और लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो लंब निकालने का जो सूत्र होता है, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में अब देखो क्या क्या चीज़ है हमारे पास, ए ओ सी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो इसके अंदर देखो ये वाला त्रिभुज है हमने यहाँ बना दिया है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा छोटा चित्र है तो इसको हमने बड़ा करके दिखा दिया है। इसमें दो त्रिभुज है, एक और दो, इन दोनों त्रिभुजों हमने यहाँ बना दिया है। तो अब त्रिभुज ए ओ सी के अंदर देखो क्या क्या है इसमें, हमें निकालना है लंब, और लंब निकालने का जो सूत्र होता है, लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, ये लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, आधार का स्क्वायर, ये होता है लंब निकालने का सूत्र। अब लंब हमारे पास देखो कितना है, लंब हमारे पास दे रखा है, लंब है ये वाला ए ओ, तो यहाँ लिखेंगे ए ओ, क्योंकि लंब हमारा है ए ओ, और ए ओ का क्या है इसमें स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण हमारे पास दे रखा है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर है, और 3 का स्क्वायर माइनस आधार हमारे पास देखो, अब हमारे पास इसमें पूरी भुजा की लंबाई दे रखी है 4 सेमी, तो आधार मान लेते हैं हम x, तो आधार को मान लिया x, और इस भुजा की कितनी हो जाएगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इस ये x मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगी 4 माइनस एक्स। लेकिन अभी तो हमने इस वाली भुजा की लेनी सी ओ की, तो ये हमने क्या माना, x माना है, तो यहाँ लिखेंगे फिलहाल x का स्क्वायर, आगे ए ओ का स्क्वायर बराबर, अब देखो 3 का जो वर्ग होता है 9, 3 गुणा 3 9 होता है, और x का वर्ग होता है x की 2, तो इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम इसी तरह से त्रिभुज ए ओ डी में करेंगे, तो यह लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है, ए ओ डी में इसी तरह से करना है। तो ए और डी में भी हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमने ये लंब निकालना है, ठीक है, इसमें देखो ये है, इसमें लंब निकालना है इसमें भी, तो ए और डी में लंब निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र वही लगेगा लंब का, तो हम लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस, और इसमें होता है आधार का स्क्वायर, यही सूत्र लगाना है। तो लंब हमारे पास क्या है, ए ओ है, तो लंब तो हमारा ए ओ ही रहेगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस बराबर, और कर्ण, कर्ण हमारे पास क्या है इसमें, और इसमें देखो कर्ण दे रखा है, ये दे रखा है कर्ण 5 सेमी है, ठीक है, ये कर्ण है 5 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण के स्थान पर 5 का वर्ग माइनस आधार हमारे पास दे रखा है, आधार हमने किया पूरे का 4 था, तो ये भाग x मान लिया, तो ये भाग निकल के आ जाएगा 4 माइनस एक्स, तो ये लिखेंगे 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का वर्ग। अब यहाँ पे देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और इधर कर देते हैं इसको हम, इधर हो गया ओ, ये 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, और माइनस देखो ये हमारे पास सर्वसमीका लग रही है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्वसमीका लग रही है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारी ये सर्वसमीका लग रही है हमने जो कि पहले पढ़ी थी, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीका लग रही है। तो इस सर्वसमीका के आधार पे इसको हल करेंगे, तो देखो इस सर्वसमीका में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है x का वर्ग, तो x हमारे पास 4 है, तो हम करेंगे यहाँ पे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, और इधर इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं पूरे को,
सबसे पहले x का वर्ग होता है तो x में 4 का वर्ग, ये हमारा x है और ये हमारा y है। उसके बाद होता है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह। और उसके बाद में है 2, फिर लिखेंगे 2 और उसके बाद है एक्स वाई, और x का माना हमने 4 तो गुणा में 4, और उसके बाद में y गुणा में y हमने क्या माना x, तो ये हो गया हमारा x। और उसके बाद है प्लस वाई की 2, प्लस में y क्या माना हमने x, तो x की हो जाएगी स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा सर्व समीकरण है। इसको हल करते हैं अब। तो ये तो ए ओ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर, और इधर भी ए ओ स्क्वायर, यहाँ पे कर देते हैं इसको, ए ओ का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 25 है तो ये 25 ही रहेंगे फिलहाल। और इसके ब्रैकेट में ले लेते हैं इनको, छोटा ब्रैकेट ले लेते हैं, बड़े ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब देखो 4 का वर्ग होता है 16, और यहाँ पे है माइनस 2 चौके 8, 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8x, तो यहाँ पर आ गया 8x, और प्लस में ये एक्स स्क्वायर का मतलब x की 2, ये हो गया हमारा सवाल। अब इसके आगे करते हैं तो ए ओ का स्क्वायर बराबर, अब देखो इनका हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस था, हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये माइनस था बाहर और अंदर ये ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाते हैं, आपको पता है। तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये हमारे पास 25, ये देखो ये माइनस, अब देखो कैसे बदलते हैं, ये 16 किसके हैं, प्लस के हैं, ठीक है। तो प्लस के हैं तो माइनस को जाएंगे, माइनस के 16, और ये माइनस 8x है तो माइनस के हो जाएंगे प्लस के 8x, और ये प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के x की 2, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा ए ओ स्क्वायर, 25 और माइनस के 16, तो 25 में से माइनस के 16 गए तो हमारे पास बचेंगे 9, और यहाँ पे प्लस में ये 8x है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इनको ऐसे लिख देंगे 8x और माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारा आ गया ए ओ स्क्वायर बराबर 9 प्लस में 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसके अंदर देखो ए ओ की स्क्वायर, इधर भी ए ओ की स्क्वायर, यानी ए ओ का वर्ग है, ये भी ए ओ का वर्ग है, तो इसका मतलब ये दोनों समीकरण कैसे हैं, समान है, तो बराबर है। तो अब इनको हम दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि आपस में देखो ए ओ या 2, ये इधर भी ए ओ 2 का, यानी कि दोनों में लंब का मान निकालना है, दोनों समान है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। दोनों समीकरण आपस में समान है, तो पहले इस वाले समीकरण को लिखेंगे, तो ये वाला है 9 प्लस 8x, तो ये लिखेंगे 9 प्लस में 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला समीकरण लिख दिया, और बराबर, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है इसलिए अब इसको लिख देते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों लिख दिया। अब इनका पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास देखो ये 9 इधर चला जाएगा, और यहाँ पे 8x रखेंगे केवल, और बाकी को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचा केवल 8x बचा इधर, और ये पहले से ही हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9, और ये x माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो आपस में दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गए। अब 9 प्लस के और 9 ही माइनस के, तो ये भी आपस में कट गए। यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे बचा 0, ठीक है। और यहाँ x 8x से 8 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा x, 8 इधर जाएगा तो गुणा में इधर, यह आके बटा में हो जाएगा, और बटा में जब 8 का भाग 0 में लगाएंगे कितना आएगा, 0, यानी x का मान हमारे पास निकल के आ गया, x बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है। x का मान आ गया 0। अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसके अंदर रखेंगे, तो यार लिखना होगा हमने पहले x का मान समीकरण
1 में रखने पर, अब x का मान हमारे पास 0 है तो समीकरण हमारा एक ही है, तो इसको में रखते हैं 9 माइनस और x के स्थान पे क्या रख देंगे 0, तो ब्रैकेट में 0 और उसका स्क्वायर। अब हमारे पास देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ओ भी लिखेंगे, ए ओ, क्योंकि पूरा समीकरण लिखना है ना, ए ओ दोबारा से लिख देते हैं एक बार, ये पूरा समीकरण लिखना है, ए ओ का स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स, और x का मान कितना है हमारे पास 0, 0 का वर्ग, तो यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर बराबर, अब देखो 9 और यहाँ पे 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो 9 माइनस 0 ही आएगा, और 9 में से 0 गई तो भी 9 ही बचेगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 में 0 गई तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, ए ओ स्क्वायर है, यानी ये वर्ग है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा वर्गमूल, तो ए ओ का मान हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, यानी वर्ग है, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा ये वर्गमूल में, तो 9 का जो वर्गमूल होता है तो ए ओ बराबर हो गया, 9 का वर्गमूल होता है 3, और ये होता है सेमी में, यानी कि ए ओ की हमारे पास लंब निकाला था हमने, यानी ए ओ हमारा ये ए ओ है, इसकी लंबाई आ गई 3 सेमी। अब हमें निकालना है ए बी की, ठीक है, और ए बी किस किस से मिलकर बना है, देखो ए बी ये पूरी जीवा है, इसकी लंबाई निकालेंगे, और ये आपको पता है ए ओ और बी ओ से मिलकर बनी है, तो ये लिखेंगे ए बी बराबर ए ओ प्लस में बी ओ, और ए और बी ओ आपस में कैसे हैं, ये बराबर है, ये बात हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ए ओ बराबर बी ओ, तो ए ओ बराबर बी ओ आपस में है बराबर ये, ठीक है, तो ए बी हमारे पास हो जाएगी ए बी, ए ओ की हमें कितनी निकाली 3 सेमी, और ये आपस में बराबर है, तो बी ओ भी कितनी होगी 3 सेमी, तो ए बी हो जाएगी हमारे पास, ए बी जीवा की लंबाई होगी 3 और 3 6 सेमी, यानी हमारी ए बी जो जीवा है इसकी लंबाई हो गई 6 सेमी। इस तरह से ये पहले सवाल का हो गया आंसर। सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको आप बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और चित्र भी आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। देखो हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, ये हमारा पूरा वृत्त है, और उसकी जीवा है ए बी और सी डी, यानी 2 जीवाएं आपस में कैसी जीवा ये समान है। उसके बाद कह रहा है वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, ये देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे, और इस बिंदु का नाम मान लेते हैं P, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। यानी कि ये कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि ये जो भाग है ए पी किसके बराबर है, सी पी के, ठीक है, और ये पी डी बराबर होगा पी बी के, ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है, यानी ये जो संगत भाग है इसका, इस जीवा का, वो इसके बराबर है, और इस जीवा का संगत भाग है वो इसके बराबर हो, यानी आपस में एक बड़ा भाग है और छोटा भाग है, और इसके साथ में जो जीवा है उन्हीं के समान ये सिद्ध करना है, उनके बराबर है, ये बात हम सिद्ध करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, और रचना भी क्या करेंगे कि हमें यहाँ केंद्र से एक लंब डालेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया रचना हमारी 90 डिग्री का कोण, और इधर भी डालेंगे 90 डिग्री का कोण, ये होगी हमारी एक रचना, इधर भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90, ये केंद्र से हमने लंब डाला है जीवा पर, तो 90 डिग्री का कोण बन गया, इधर भी और इधर भी, और इनके नाम भी लिख देते हैं, ये हो गया M, इसका नाम लिख देते हैं M, और इसका नाम लिख देते हैं N, ठीक है, ये M हो गया, ये N हो गया, और हमने ही रचना में केंद्र से यहाँ पे लंब डाला है जो कि 90 डिग्री का है। तो अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं। इस तरह से देखो हमारे पास प्रश्न नंबर 2 में क्या क्या दिया है वो चीज़ें लिखेंगे। ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी और सी डी क्या है हमारे पास बराबर है, ये प्रश्न में दिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सी डी आपस में बराबर है, प्रश्न में दिए। दोनों जीवाएं पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी दोनों जीवा एक दूसरे को यहाँ पे पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और उसके बाद है सिद्ध करना है हमें ए पी बराबर सी पी और बी पी बराबर डी पी, यानी कि
ए पी यानी ये भुजा इसके बराबर है सी पी के, और बी डी ये बी पी किसके बराबर है पी डी के, यानी ये बात हमें सिद्ध करनी है कि ठीक है ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो अब हम रचना करते हैं। तो रचना में हमने क्या किया अभी कि हमने यहाँ से केंद्र से इस जीवा पर क्या डाला, लंब डाला। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम लंब ए बी, ओ एम लंब ए बी, ठीक है। यानी ये जो केंद्र से ओ से हमने एम लंब डाला ओ एम, और किस पर डाला ये ए बी पर, यानी ए बी जीवा पर। दूसरा इसी तरह से हमने ओ एन लंब डाला सी डी पर, ओ एन लंब डाला है, ओ एन लंब डाला हमने ए इस पर डाला सी डी पर, सी डी पर। ओ एन यहाँ से लंब डाला हमने किस पर डाला ये सी डी पर, यानी सी डी जीवा पर। तो ओ एन लंब सी डी। और एक चीज़ और करते हैं, देखो हमने यहाँ से केंद्र से यहाँ पे बीच में हम एक रेखा खींच देते हैं, ये लो केंद्र से सीधी हमने पी बिंदु पर एक रेखा खींच दी ताकि हमारे पास दो त्रिभुज बन जाए। अब त्रिभुज एक और त्रिभुज दो, दो त्रिभुज बन गए। तो अब हम ये भी बात लिख देते हैं, तथा ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया, ठीक है। ओपी को हमने मिलाया है, यानी ओपी इन दोनों को हमने मिला दिया तो एक रेखा खींची, इसलिए तो ये हमने रचना में किया है। अब हम करते हैं सवाल में सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ है। उपपत्ति में हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है ये हमारे पास ओ एम पी। ओ देखो एक तो ये ओ एम पी ये वाला त्रिभुज, तो ये लिखेंगे त्रिभुज ओ एम पी व त्रिभुज ओ एन पी, यानी ये वाला त्रिभुज ओ एन पी में क्या क्या चीज़ें सर्वांग सम करना है, तो क्या क्या चीज़ें बराबर है। तो देखो हमारे पास कोण ओ एम पी यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री कोण है, और ये यहाँ से लंब डाला था इसलिए 90 डिग्री कोण बने थे ये। तो ये हमें कहाँ से मिली, रचना से मिली। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ एम पी, कोण ओ एम पी बराबर है कोण ओ एन पी के, ओ एन पी के। कोण ओ एम पी बराबर है कोण ओ एन पी, ये दोनों कोण बराबर हैं। और ये बात हमें कहाँ से मिली, रचना से। यहाँ पे लिख देते हैं रचना से, ठीक है। एक चीज़ बराबर होगी। अब दूसरी बात देखो, ये जो ओपी रेखा, ये वाली रेखा, ये जो रेखा है ओपी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो ओपी बराबर ओपी हो जाएगी, ओपी बराबर ओपी, और दोनों त्रिभुजों में कैसी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ रेखा बराबर होती है एक दूसरे से, क्योंकि उभयनिष्ठ तभी होती है जब बराबर हो, ठीक है। ओपी बराबर ओपी। अब हमारे पास देखो एक चीज़ और है, ओ एम और ओ एन। देखो ये जो रेखा है ओ एम और ये ओ एन, ये भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। बराबर क्यों होगी, क्योंकि वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, यानी कि वृत्त की जो बराबर की दो जीवाएं वृत्त से बराबर की दूरी पर होती है, इसलिए आपस में कैसी होगी, ये बराबर होगी। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे ओ एम बराबर ओ एन, और कारण हो जाएगा यहाँ पे वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इस तरह से लिखना है हमें, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। देखो वृत्त है ये, और वृत्त में केंद्र है, और ये दोनों जीवा कैसी आपस में बराबर है, तो वृत्त से इनकी दूरी भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो ओ एम बराबर ओ एन, तो तीन चीज़ बराबर होगी। तो हम लिख देंगे अब अतः त्रिभुज ओ एम पी
एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन पी के, ओ एन पी, ओ एन पी के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और कारण हो जाएगा ए एस एस नियम। ए एस एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो इनके जो संगत भाग है वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये भाग और ये भाग भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों। तो इन भागों के नाम है एम पी बराबर एन पी। तो यह लिख देंगे एम पी बराबर होगा एन पी के, और कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब होता है दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो हमने इन दोनों भुजाओं को तो बराबर कर लिया, अब हमें पूरे भाग को बराबर करना है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक बराबर करना है और इसको यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम आगे यहाँ तक तो कर ही लिया, अब इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखो एम पी और एन पी तो हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया सी पी सी टी नियम से। अब हमारे पास देखो यहाँ पे ए बी और सी डी, यानी ए बी और सी डी यानी दोनों जीवाई भी आपस में कैसी है, बराबर है। तो इनको भी हम लिखेंगे क्योंकि हमें ये प्रश्न में दिया है। देखो ये रहा ए बी बराबर सी डी के, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, और ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें दिया है, ठीक है। और देखो इनको समीकरण बदल लेते हैं, ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो हमारे पास ए बी और सी डी दोनों बराबर है, तो ए बी और सी डी को हम आधा कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या है कि ये वाला भाग चाहिए, ठीक है, हमने ये तो बराबर कर दिया, हमने चाहिए ए एम और सी एन ये भाग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बी को आधा करेंगे, यानी ए बी को इसको आधा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ए बी, 1/2 ए बी, और इधर लिखेंगे 1/2 सी डी, ठीक है। इन दोनों को हमने आधा कर लिया, दोनों भागों को। और उसके बाद में देखो हमारे पास दोनों आधे भाग कौन कौन से हैं, देखो ए बी का आधा भाग है ए एम और बी एम, ठीक है। यानी ए बी का आधा भाग किया तो हमारे पास दो भाग बन गए ए एम और बी एम। तो हमें ये तो सिद्ध कर लिया, हमें ये वाला भाग चाहिए, तो हम इस भाग को लिख सकते हैं क्योंकि ए बी का आधे भाग दोनों है, तो हमने इस भाग को लेना है। तो यहाँ लिखेंगे ए एम, इसके ए एम बराबर और 1/2 सी डी, और सी डी को भी आधा करेंगे तो ये वाला भाग लेंगे सी एन, तो यह लिखेंगे सी एन। और ये बात हमें कहाँ से मिली, आधा किया तो ये बात हमें जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बात हमें यहाँ से सिद्ध हुई है लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब इस तरह से लिख देंगे, जीवा से केंद्र पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजित करता है, यानी केंद्र से जो लंब डाला वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए ए एम बराबर सी एन, यानी 1/2 ए बी का होता है ए एम, 1/2 सी डी का होता है सी एन। तो ए एम और सी एन दोनों बराबर है। तो अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, इसको हम समीकरण नंबर 3 कर देते हैं, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 3 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो यह लिखेंगे समीकरण 1 व 3, 1 व 3 को जोड़ने पर, तो 1 व 3 को जोड़ेंगे तो एक में देखो क्या है, हमारे पास एम पी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एम पी, और एम पी को किसके साथ जोड़ेंगे, 3 समीकरण ये यानी ए एम के साथ, तो यह लिखेंगे प्लस में ए एम, उसके बाद बराबर। अब हमारे पास समीकरण 1 में एन पी को जोड़ेंगे सी एन के साथ, तो यह लिखेंगे सी एन पी बराबर एन पी प्लस सी एन, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो क्या निकल के आ रहा है, अब एम पी प्लस में ए एम, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास, ए पी बन जाएगा। देखो एम पी हमारे पास ये एम पी ये वाला भाग, और ए एम यानी ये वाला भाग जुड़ करके क्या बन गया, ए पी बन गया हमारा, यानी ये भाग और ये भाग जोड़ेंगे क्या बन जाएगा,
ए पी, एम पी और ए एम को जोड़ेंगे क्या बनेगा, ए पी बराबर में, और एन पी और सी एन, देखो एन कहाँ पे, एन पी और सी एन, इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सी पी, सी पी बन गया। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देखो ए पी बराबर सी पी, देखो ए पी बराबर सी पी, यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि ये एक आंसर तो आ गया हमारा, यानी दूसरे का एक आंसर तो आ गया, एक तो हमने सिद्ध कर दिया इसको। अब हम करेंगे इन दोनों को सिद्ध। अब देखो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 4 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं सवाल को, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम बचा है इसलिए थोड़ा ऊपर सरका देते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 4, समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, अब घटाएंगे देखो। तो हमारे पास देखो समीकरण 2 हमारे पास कहाँ पे, ये रहा ए बी बराबर सी डी। तो ए बी में से क्या घटाएंगे, ए पी को घटाएंगे। तो ए बी माइनस ए पी, और इधर घटाएंगे हम समीकरण 2 सी डी में से सी पी घटाएंगे। तो सी डी माइनस सी पी। अब देखो घटाने पर देखो ए बी में से ए पी घटा रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ चित्र में, यानी ए बी, ये पूरी रेखा ए बी है और इसमें से क्या घटा रहे हैं, हम ए पी घटा रहे हैं, यानी ये वाला भाग घटा रहे हैं। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, पी बी बचेगा, ठीक है, ये वाला बचेगा, बी पी बचेगा ना, क्योंकि ए बी में से हम ये भाग घटा रहे हैं ए पी। तो ए पी यानी ये वाली भाग घट जाएगा, तो केवल ये वाला भाग बचेगा, इसका नाम क्या है, बी पी। तो यहाँ पे बचेगा बी पी, और इसी तरह सी डी में से सी पी घटा रहे हैं। तो सी डी पूरी जीवा आई है, और सी डी में से क्या घटा रहे हैं, सी पी, यानी ये वाला भाग घटा रहे हैं इसमें। और तो क्या बचेगा, ये वाला भाग बचेगा केवल डी पी, ठीक है, डी पी बचेगा। तो सी डी में से सी पी गए तो क्या बचेगा, डी पी। और हमें क्या करना था, यही बात हमें सिद्ध करनी थी। देखो बी पी बराबर डी पी, यानी कि हमें यही बात सिद्ध करनी थी, ये बात हमारी सिद्ध हो गई। इस तरह से ही दूसरे सवाल का हो गया आंसर। अब देखो ये तीसरा सवाल है, ये दूसरे की तरह ही है। उसमें सवाल में पूछा था 2 भुजाओं को बराबर करना, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर क्या है, ये कोण हमें बराबर करने हैं। यानी एक तो ये कोण, यानी कि ओ पी एम, जी वाला कोण, और दूसरा ओ पी एन, यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमें बराबर करने हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो ये दूसरे की तरह ही है सेम। तो हमें दिया है वो लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, यानी 2 जीवा ए बी और सी डी आपस में बराबर है। दोनों जीवाएं पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे दोनों जीवा यहाँ पे पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। छेद करना है कोण ओ पी एम, देखो ओ पी एम यानी ये वाला कोण, और दूसरा ओ पी एन, ये दोनों कोण हमें बराबर है, ये बात सिद्ध करनी है। तो रचना करेंगे उसी तरह करेंगे जैसे कि हमने सवाल नंबर 2 में की थी। ओ एम लंब है ए बी पर, देखो पहले यहाँ से यहाँ लंब डालते हैं, ओ एम किस पे है, ये ए बी जीवा पर। इसी तरह से ओ एन लंब है सी डी पर, ओ एन ये लंब डालते हैं यहाँ पे किस पर, सी डी पर, तथा ओ पी को मिलाया, और ओ पी जो ये रेखा है केंद्र से और यहाँ तक आपस में दोनों को मिलाया। तो उपपत्ति में करेंगे त्रिभुज ओ एम पी व त्रिभुज ओ एन पी में, ठीक है, ओ एम पी और ओ एन पी में। देखो एक तो त्रिभुज है ओ एम पी यानी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है ओ एन पी, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। तो इन दोनों में देखो ये हमारे कोण, जो कोण और ये कोण आपस में बराबर है, क्योंकि ये बात कहाँ से ली, हमने रचना से ली, क्योंकि केंद्र से हमने इस पर लंब डाला था और इधर भी लंब डाला था, और लंब एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, ये बात कहाँ से मिली, हमने रचना से मिली। तो कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी, यहाँ से मिली हमने रचना से, और ओ पी बराबर ओ पी, यानी ये वाली भुजा ओ पी इसमें भी और इसमें भी, दोनों त्रिभुजों में, तो ये आपस में उभयनिष्ठ है तो बराबर होगी। तो ओ एम और ओ एन, अभी देखो ओ एम
ओ एम ये वाली भुजा और ओ एन ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। कारण क्या होगा, क्योंकि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। यानी जो हमारी बराबर की दोनों जीवा है ये केंद्र से भी कितनी होगी, बराबर दूरी पर होगी। तो ये बात ओ एम बराबर ओ एन। अब देखो हमारे पास यह सर्वांग सम होगी तीन चीज़ें, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ओ एम पी, त्रिभुज त्रिभुज के निशान है ये, ओ एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन पी के। और इसमें नियम लगेगा, देखो इसमें एक कोण बराबर दो भुजा बराबर है, तो ए एस एस नियम, ये सर्वांग समता का नियम है। ए एस एस नियम आप यहाँ पे आर एच एस भी लिख सकते हो, आर एच एस बराबर एल एच एस, ये भी इस नियम से भी इसको सर्वांग सम कर सकते हो। हमने लिख दिया ए एस एस नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो इनके जो कोण होंगे ओ पी एम और ओ पी एन, यानी ओ पी एम ये वाला कोण और ओ पी एन ये वाले कोण आपस में कैसे होंगे, दोनों कोण ये सर्वांग बराबर होंगे। तो ये लिखेंगे कोण ओ पी एम बराबर होगा कोण ओ पी एन के। और यही किससे सिद्ध हुआ, ये सी पी सी टी से, सी पी सी टी नियम से सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं सी पी सी टी, सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए सी पी सी टी से ये कोण ओ पी एम और ओ पी एन सिद्ध हो गया। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी, दोनों कोण, ये बात हो गया सिद्ध। और इस तरह से सवाल नंबर 3 का ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्नावली 9.2 का चौथा सवाल, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त, सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी है। देखिए आकृति 9.12, देखो ये आकृति दी हुई है। हमारे पास प्रश्न के अनुसार ये दो वृत्त है और इनका केंद्रक एक ही है, यानी सकेंद्रीय है, ठीक है। और जिसका केंद्रक O नाम है इसका, और ये ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे, यानी एक रेखा जीवा खींची है जो कि इनको ए पे बी सी और डी पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इन दोनों वृत्तों को चार जगह से चार स्थानों पर ये प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा, यानी जीवा। तो अब इसमें हमने देखो ए बी ये वाला भाग और सी डी ये वाला भाग ये बराबर है, ये बात अब हमने सिद्ध करनी है। तो अब हम चौथे को विस्तार से हल करते हैं। पहले इस तरह से लिखेंगे, हमारे पास दिया है, जो हमारे पास दिया वो चीज़ें लिखेंगे। देखो हमारे पास दो सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय का मतलब जिनका केंद्रक एक ही हो, ऐसे दो वृत्त, एक छोटा एक बड़ा है, जिनका केंद्र O ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी जिसका केंद्र O है, यहाँ पे लिख देते हैं जिसका केंद्र O है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी एक रेखा है जो कि ए बी सी डी पर एक दूसरे दोनों वृत्तों को चार स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ये हमें दिया है सवाल में। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर सी डी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ए बी बराबर सी डी, ये बात हमने सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, देखो इस ओ यानी केंद्रक को यहाँ तक लंब डालते हैं, ठीक है, जीवा पर। तो ये सीधा लंब डाल देते हैं ओ एम, ओ और इसका नाम लिख देते हैं एम, ठीक है। और किस पर डाला है लंब, ये हमने जीवा पर डाला है। ये जीवा हमारी है ए डी, यानी ए डी ये जो जीवा है इस पे हमने लंब डाला है। तो रचना में लिखेंगे ओ एम, लंब डाला है हमने, ये है लंब का सिंबल, और किस पे डाला है, ए डी पे डाला है, यानी ए डी, यानी इस पूरी जीवा पर, इस रेखा पर लंब डाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो हमारा बी सी जो छोटे वृत्त की जीवा है, यानी कि बी और सी, देखो ये सी है हमारा, ये जो बी सी है हमारी, देखो ये वाली, ये छोटे वृत्त की क्या है, जीवा है, ठीक है। तो जीवा है और लंब डाल दिया, तो ये भाग और ये भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यह लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति में लिखेंगे हमारे पास है बी सी
छोटे वृत्त की जीवाएं, BC छोटे वृत्त की जीवा है। ये जो BC है यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा छोटे वृत्त की क्या है, जीवा है तथा जीवा है। तो हाँ, हमने क्या डाला यहाँ पे, लंब डाला, यानी OM BC पर क्या डाला है, लंब डाला है, तथा OM लंब डाला है BC पर। ठीक है, यानी ये जो लंब है OM हमने पहले BC पे डाला है, ये BC छोटे वृत्त की क्या है, जीवा है। अब इस पे लंब डालेंगे तो ये भाग और ये भाग कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यह लिख देते हैं BM बराबर CM, BM बराबर CM, यानी कि BM ये वाला भाग, CM यानी ये दोनों भाग कैसे आपस में बराबर है, कारण BC छोटे वृत्त की जीवा है तथा OM लंब है BC पर, इसलिए BM बराबर CM। और इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अब देखो AD ये हमारी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है। तो यहाँ लिखेंगे AD, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, AD बड़े वृत्त की जीवा, AD बड़े वृत्त की जीवा है तथा OM लंब है, ये लंब सिंबल है, OM लंब है AD पर। देखो इस बार इसकी बात कर रहे हैं, बड़ी वाली जीवा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, और इस पे भी क्या लंब है, OM लंब है, यानी कि AD पर। तो OM लंब है AD पर। ठीक है, तो इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि ये जो भाग है आपस में, यानी कि AM ये वाला भाग और DM यानी ये वाला भाग आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं AM बराबर DM, AM बराबर DM, यानी हमारा AM ये वाला भाग और DM ये वाला भाग, ये दोनों भाग कैसे हैं, बराबर है, कारण क्योंकि AD बड़े वृत्त की जीवा है तथा OM AD पर लंब है, इसलिए AM बराबर DM। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब देखो हमने सवाल को आधा हल कर लिया है, अब इससे आगे करने में बहुत ही आसानी रहेगी हमें। अब देखो, तो अब यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये बात जानते हो आप, यानी जो ये वृत्त है हमारा, वृत्त के केंद्रक से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है पूरी, और इस पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो ये बात यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरह से लिखना है, क्योंकि ये जो भाग बराबर क्यों हुए, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बात हमारी पहले भी सिद्ध कर चुके हैं हम। ठीक है, यानी वृत्त से डाला गया जीवा पर लंब जीवा को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये है, और इसमें किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को। तो 1 हमारे पास ये है, 2 ये, तो AM तो क्या लिखेंगे, AM माइनस BM, इसी तरह बराबर DM माइनस CM। घटाएंगे तो घटाने पे देखो क्या स्थिति बैठती है, AM माँ से BM घटा रहे हैं, देखो AM यानी यहाँ से और यहाँ तक की रेखा, और इसमें क्या घटा रहे हैं, BM यानी ये वाला भाग घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, शेष AB बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर, इसी तरह DM माँ CM घटा रहे हैं, देखो DM यानी ये वाला पूरा भाग है DM, और इसमें क्या घटा रहे हैं, CM यानी ये वाला भाग घटा रहे हैं केवल, तो क्या बचेगा हमारे पास, CD बचेगा, केवल ये वाला भाग बचेगा CD। तो यहाँ पे लिखेंगे CD, तो यहाँ पे AB बराबर CD, और यही बात हमें सिद्ध करनी थी, AB बराबर CD, और ये होगी हमारी सिद्ध। और इसी तरह से चौथे सवाल का हो गया आंसर AB बराबर CD।
प्रश्न नंबर 5, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी 5 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। देखो सवाल इस तरह से है, ये तो रेशमा है और ये सलमा है और ये मनदीप है, ये व्रत है और व्रत से ये लड़की परिधि पे खड़ी है 3 पॉइंटों पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। और जो रेशमा है वो गेंद को इसके पास फेंकती है सलमा के पास, और सलमा इसके पास फेंकती है मनदीप के पास। ठीक है, तो ये जो दूरी है मनदीप और रेशमा की, ये हमें ज्ञात करनी है, जबकि हमारे पास इनके बीच की दूरी, इसकी और इसके बीच की दूरी दे रखी है 6 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं, ये इनकी दूरी तो दे रखी है 6 मीटर और इधर इसकी भी दूरी है 6 मीटर। और इनकी जो त्रिज्या है, देखो इसमें त्रिज्या भी दे रखी है 5 मीटर त्रिज्या वाले, तो हम इनकी त्रिज्या भी खींच लेते हैं। देखो ये होगी इसकी त्रिज्या और ये होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, और ये त्रिज्या, इसको इसकी त्रिज्या भी कर देते हैं हम, ये होगी इसकी त्रिज्या। और ये त्रिज्या कितनी है, 5-5 मीटर है, सारी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। इस तरह का ये सवाल है। तो अब हमने रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, यानी रेशमा, ये लड़की रेशमा है और ये मनदीप है, यहाँ पे खड़ी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अब इस सवाल को हम विस्तार से हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है, इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो इसमें त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या आपको पता है, एक तो ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है। ये तीनों त्रिज्या आपस में बराबर है, कितने मीटर है, 5 मीटर। तो लिखेंगे ओ आर हमारे पास OR बराबर है OS के, OS, और OS हमारा बराबर है OM के। तो ये लिखेंगे OM, और इन तीनों त्रिज्याओं की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, दे रखा है प्रश्न में, तो ये लिखेंगे 5 मीटर। अब हमारे पास दूसरी बात, ये त्रिज्या तीनों बराबर है और इसकी दूरी भी दे रखी है, ये जो दूरी है ये भी दे रखी है। तो लिखेंगे RS बराबर SM, RS बराबर SM, और कितनी दूरी है इनकी, 6 मीटर। तो ये लिखेंगे 6 मीटर, यानी ये दूरी आपस में इनकी बराबर दूरी है, यानी रेशमा और सलमा की और सलमा और मनदीप की बीच की दूरी बराबर है 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। तो RS बराबर SM बराबर 6 मीटर। अब हम एक रचना करते हैं। देखो यहाँ से हम एक लंब डालते हैं इस जीवा पर, इस वाली जीवा पर एक लंब डालते हैं। तो ये हमारा लंब है, ये हमने लंब डाल दिया, और आपको पता है लंब डलता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है और जीवा को समद्विभाजित भी करता है, समान 2 भागों में भी बांटता है। तो रचना लिखेंगे और इसका नाम लिख देते हैं हम, ये हमने लंब डाला, इसका इस बिंदु का नाम लिख देते हैं P, ये हो गया P। तो यह लिखेंगे OP, और ये लंब है, OP लंब है किस पे, RS पर। ठीक है, OP लंब खींचा किस पर, RS पर। यहाँ पे लिखेंगे खींचा, ठीक है, खींचा, यानी OP लंब खींचा RS पर, यानी OP ये लंब किस पे खींचा है, RS पर। ठीक है, ये हमारी रचना है। एक देखो हमने इन त्रिज्याओं को मिलाया है, OR, OS और OM, ये भी हमने रचना की है, तो इनको भी लिख देते हैं। और OR, OS और OM, ये भी हमने क्या किया है, मिलाया इनको, क्योंकि हमने रचना में किया। ये त्रिज्या जो खींची है वो रचना में ही खींची थी हमने। तो OR, OS, OM से को मिलाया, इनको मिला दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, RM की लंबाई, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी RM की लंबाई हमें निकालनी है। तो यह लिख देंगे RM की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले उत्पत्ति में लिखेंगे हम, देखो हमने क्या क्या किया है वो लिखते हैं पहले। रचना से हमने पहले
रचना से हमने OP लंब डाला है RS पे, तो ये बात लिखेंगे OP लंब डाला RS पर, और ये बात हमें कहाँ से मिली? रचना से, रचना से, ठीक है। यानी OP है, ये B नहीं है, OP लंब, यानी OP ये लंब डाला, किस पे डाला? RS पर, यानी इस पर, ठीक है। और जब ये लंब डाला तो आपको पता है कोई भी त्रिभुज, ये तो कोई भी वृत्त हो, ये मान लो वृत्त है और ये हमारी जीवा है, किसी भी वृत्त में जीवा है और केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है, समान दो भागों में बांटता है। तो इनके नाम भी हम लिख देते हैं, ये R है और ये है S, और ये अब देखो ये RS और ये हमारा बिंदु है P। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि RP, ये जो भाग है RP किसके बराबर होगा? RS का आधे के बराबर, तो 1/2 RS भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखो किसी भी वृत्त के अंदर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करेगा? जीवा को समद्विभाजित करेगा, जीवा को समान दो भागों में बांटेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये RP ये वाला भाग RS के 1/2 है, यानी कि RS का आधा है RP, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं RP बराबर 1/2 RS, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम RS हमारे पास कितना दे रखा है? RS हमारे पास 6 मीटर है, तो यहाँ पे हम RS के स्थान पे 6 मीटर लिख देते हैं। तो ये हो गया RP बराबर 1/2 गुणा में RS का मान है हमारे पास 6 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 6, 2 एकम 2, तो 3 6। तो हमारे पास RP निकल के आ गई, देखो RP हमारे पास 3 मीटर आ गई, 3 मीटर ये RP निकल के आ गई। अब देखो हमने यहाँ पर 3 मीटर आ गई, ये इसकी जो ये RP आ गई हमारे पास 3 मीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज में ये जो भाग है ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने कर्ण है और ये क्या है? लंब है, और ये हमारे पास आधार है। आधार और कर्ण हमारे पास दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब निकालेंगे, और लंब निकालने का जो सूत्र होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो लंब हमारा क्या है? लंब हमारा ये है, इस त्रिभुज में लंब है हमारा OP, तो क्या लिखेंगे? लंब हमारा है OP का वर्ग बराबर कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, तो कर्ण हम सीधा लिख देते हैं। कर्ण हमारे पास ये 5 का वर्ग माइनस आधार भी हमारे पास दिया है, अब आधार अभी हमने निकाला है, यानी कि ये वाला 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 का वर्ग। तो OP स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, और OP बराबर 25 में 9 गए तो बचेंगे 16, और OP का वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा इसका, तो OP का मान हो जाएगा, OP बराबर हो गए हमारे 4 मीटर। तो OP का मान निकाल दिया हमारे 4 मीटर। अब देखो ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया पूरा। अब यहाँ पे देखो हमारा ये पूरा क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज में देखो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, इन आसन भुजा बराबर है। और इधर देखो ये भुजा 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी आसन भुजा है। अब देखो किसी भी चतुर्भुज में आसन भुजा बराबर हो तो वो क्या होता है? पतंग का रूप होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज ORSM एक पतंग है, क्योंकि OR बराबर OM और RS बराबर SM, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, इसलिए क्या है? पतंग है। तो अब हम देखो पतंग है, तो हमारा जो ये जो है लंब है, हम किस पर? OS पर, तो ये बात भी सिद्ध हो रही है। तो यह लिखेंगे RN, देखो ये RN ये किस पे लंब है? OS पर, RN लंब है OS पर, ठीक है। और दूसरा RN और NM क्या होंगे? बराबर होंगे। RN ये वाला और NM ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है? लंब है। तो यहाँ पे लिख देते हैं RN बराबर
एन एम, ठीक है, आर एन बराबर एन एम, ये भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ओ एन क्या है, इन पर लंब है, इसको समद्विभाजित कर रहा है इसलिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो ये दो त्रिभुज है, यानी कि ये वाला त्रिभुज, देखो पहले ये वाला त्रिभुज, इसमें अगर ऊंचाई ये लेते हैं तो आधार क्या बनेगा, आर एस। अगर मान लो इसमें ये त्रिभुज की ऊंचाई लेते हैं तो आधार कौन सा बनेगा, ओ एस, ठीक है, अलग अलग है। देखो ये त्रिभुज मैं आपको अलग से बना कर बता रहा हूँ आपको। ये मान लो एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है एक, ठीक है, और अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो दो तरीके से ये इसमें ऊंचाई दे रखी है, एक तो ये और एक ये। अब देखो अगर हम इस त्रिभुज में ऊंचाई ये लेते हैं तो आधार कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, इसको लिख देते हैं आर और ये एस। अगर ऊंचाई ये लेते हैं, ये हो गया ओ, ये ऊंचाई अगर मान लो ये लेते हैं तो आधार बनेगा ओ एस, ठीक है। अब इस तरीके से इसको हल करते हैं, नहीं दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमारे पास आधार भी है और ऊंचाई भी है। तो यह लिखेंगे 1/2 गुणा में आर एस, देखो आर एस यानी कि आर एस ये वाला आधार ले रहे हैं, ऊंचाई इसको ले रहे हैं ओपी को, तो 1/2 आर एस गुणा में ओपी, ओपी ये हमारी ऊंचाई है, ओपी ये हमारी ऊंचाई है, बराबर। अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें ऊंचाई हम ये मानेंगे, यानी ये वाली ऊंचाई मानेंगे आर एन, और आधार क्या होगा, ओ एस। तो इसी तरह होगा 1/2 गुणा में ओ एस, ओ एस क्या है, हमारा आधार है, इस बार ये आधार है, यानी ये आधार है हमारा इस बार, ओ एस गुणा में, और ऊंचाई क्या होगी, ये होगी, ठीक है, यानी कि आर एन ये क्या होगी ऊंचाई इस बार, आर एन। तो आगे करते हैं, तो देखो 1/2 इधर भी गुणा में, 1/2 इधर भी गुणा में, तो आपस में कट हो गई है। अब आर एस और आर एस गुणा ओ पी, तो आर एस हमारे पास कितनी दे रखी है, आर एस हमने निकाली थी, आर एस कितनी है हमारे पास, आर एस 6 मीटर ये दे रखी, तो यह लिखेंगे 6 गुणा में ओ पी हमारे पास है ओ पी ये जो ऊंचाई ली थी, ऊंचाई कितनी हमें निकाली थी अभी, ओ पी है 4 मीटर, तो यहाँ से गुणा 4 बराबर ओ एस हमारे पास, देखो ओ एस ये क्या है, त्रिज्या है ये, ठीक है, ओ एस ये नहीं ये वाली क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमें दे रखी है 5 मीटर, 5 गुणा में आर एन, जो कि आर एन ये वाली हमें निकालनी है, यानी ये ऊंचाई हमें निकालनी है, तो आर एन का आर एन ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 6 चौके 24 और ये 5 इधर आ जाएगा गुणा में, तो बटा 5 और बराबर आर एन, तो आर एन हमारी आ गई है। अब इसमें भाग लगाएंगे, 5 को 24 में भाग लगाएंगे तो आएंगे हमारे पास, तो इसको सही तरीके से लिख देते हैं, आर एन बराबर 24 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएंगे 4.8, ठीक है, 4.8 मीटर आर एन हमारे पास आ गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आ गई 4.8 मीटर। अब हमारे पास आर एन निकल के आ गई है 4.8 मीटर, और हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है इसमें ज्ञात करना आर एम का, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, आर एम का मान निकालना है, आर एम हमें आर एम का मान निकालना है, आर एम का, और आर एम किस किस के जुड़ के बनी है, आर एन और एम एन को जोड़ के बनाइए आर एम, ठीक है। तो यह लिखेंगे आर एन प्लस में एन एम, देखो समझो हमारे पास आर एम निकाल रहे हैं हम, आर एम इस पूरी भुजा को, तो हमारे पास ये दो भुजाओं को जोड़ के बनाई है ना, आर एन और एन एम को जोड़कर आर एम बनी है। तो अब देखो हमारे पास आर एम बराबर आर एन, देखो आर एन और एन एम किसके बराबर है, देखो ये एन एम किसके बराबर है, आर एन के बराबर है, तो एन एम के स्थान पर हम आर एन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आर एन प्लस में एन एम के स्थान पर आर एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिखा भी रखिए वो ब्रैकेट में लिख देते हैं, आर एन
बराबर एन एम बराबर है, इसलिए हमने एन एम के स्थान पर आर एन लिख दिया। अब देखो दोनों को जोड़ दो, आर एन प्लस में आर एन तो कितने हो गए, 2 आर एन लिखेंगे, 2 RN और आर एम निकाल रहे हैं। तो अब हम इसका मान आर एम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं आर एम। अब देखो 2 और आर एन का मान लिख देते हैं, आर एन का मान है 4.8 गुणा 4.8 और अब हम गुणा करेंगे तो आर एम 2 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 चौक 8 1 9, 9.6 कितना आ गया, 9.6 मीटर। कहने का मतलब है आर एम निकल के आ गई 9.6 मीटर, यानी जो रेशमा है वो मनदीप से कितनी दूर खड़ी है, 9.6 मीटर की दूरी पर। इस तरह से 5वें सवाल का हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 6, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन। आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, कॉलोनी के अंदर, और उसमें ये अंकुर, सैयद और डेविड बराबर की दूरी पर बैठे हैं और इनके हाथ में क्या है, एक टेलीफोन खिलौना है, तो वो खिलौना डोरी से बंधा हुआ है, ठीक है। तो देखो AS यानी ये दूरी और SD ये दूरी और DA ये दूरी आपस में कैसी है, बराबर है। तो अब हमें ये डोरी है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको अब हम विस्तार से हल करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले तो हम यह लिखेंगे, प्रश्न नंबर 6 को हल करते समय दिया हमारे पास क्या क्या है, देखो ये आपस में कैसी है, जीवा आई है, ये जो डोरी है वो आपस में कैसी है, जीवा है, और ये जीवा सारी तीनों बराबर है। तो AS बराबर SD के और SD बराबर AD के, ये हमें प्रश्न में दिया है। और देखो दूसरा इसमें त्रिज्या और दी हुई है, यानी ये हमारा केंद्रक है और इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 20 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है प्रत्येक जीवा की लंबाई। ये जो जीवा है यानी तार है, प्रत्येक जीवा की लंबाई को हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले रचना करेंगे हम। रचना क्या करेंगे, AP लंब डालेंगे SD पर, यानी AP यहाँ से यहाँ तक क्या डालेंगे, लंब डालते हैं। तो पहले हम इसको लंब डाल देते हैं, स्केल की सहायता से खींच देते हैं, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये जो लंब डलेगा वो केंद्रक से होकर गुजरेगा। ये हमने लंब डाल दिया और इसका नाम लिख देते हैं P, ठीक है। तो रचना में लिखेंगे AP लंब डाला, किस पर डाला, AP लंब SD पर, यानी AP ये लंब है, किस पर डाला है, SD पर डाला है। और दूसरा काम रचना में करेंगे हम, SO को मिलाएंगे, यानी ये जो त्रिज्या है इसको मिलाएंगे, क्योंकि ये त्रिज्या है केंद्र से और S तक, ये इसको मिला देते हैं हम, ये मिला दी और इसका नाम रख देते हैं O, यानी केंद्रक है ये, और तो OS को मिलाया, तो ये लिखेंगे SO को मिलाया, ये हमने इसको मिला दिया। तो रचना कर दी। अब हमें देखो क्या याद करना है, इसके अंदर हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, एक ये वाला छोटा समकोण त्रिभुज, और ये आपको पता है लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी इधर भी और इधर भी। तो 2 त्रिभुज हो गए। तो अब इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं आगे। तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो लंबाई मान लेते हैं हम 2x, इसको भी मान लेते हैं 2x और इसको भी मान लेते हैं 2x, इन जीवाओं की लंबाई मान लिया 2x। तो यहाँ लिखेंगे माना AS यानी ये वाली और SD और AD आपस में बराबर है, AS बराबर SD बराबर है AD के, ठीक है। और क्या माना, और इनकी जो दूरी हमने मानी है, लंबाई मानी है 2x, ठीक है। यानी हमने इनको क्या मान लिया, इन जीवों की लंबाई को 2x मान लिया और तीनों जीव आपस में बराबर है, AS बराबर SD बराबर AD और बराबर क्या माना 2x। अब हम इसको आगे करेंगे। तो देखो
ए पी हमारा एस डी पर लंब है, यानी ए पी ये जो लंब है किस पर, एस डी पर लंब है, तो एस पी हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ए पी लंब है, ए पी लंब है किस पर, एस डी पर, ए पी लंब है एस डी पर और लंब है, तो अब एस पी और डी पी ये आपस में समद्विभाजित होगी और पूरी कितनी है, 2x है, तो ये कितनी होगी, x होगी और ये भी कितनी होगी, x होगी। तो यहाँ लिख देंगे एस पी बराबर कितनी होगी, x। ठीक है, ये भी x और ये भी x, क्योंकि समद्विभाजित कर रही है दोनों। तो अब हमारे पास एस पी कितना आ गया, x। तो अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज की, ए एस पी की। कैसा त्रिभुज है, समकोण है और ये कर्ण है और ये क्या, लंब है और ये आधार है। तो यार लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ए एस पी, ए एस पी, ए एस पी यानी ये वाला त्रिभुज समकोण, समकोण त्रिभुज ए एस पी में अब हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, देखो ये तो कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। ये आधार और कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि हमने मान रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। और लंब क्या है, लंब का नाम है हमारे पास ए पी। तो यहाँ लिखेंगे ए पी का वर्ग बराबर कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, ए एस का वर्ग माइनस और आधार है हमारे पास एस पी, तो एस पी का वर्ग। तो आगे करते हैं, ए पी का वर्ग बराबर ए एस, अब इनका मान लिख देते हैं। ए एस का मान है हमारे पास ए एस का 2x का वर्ग माइनस एस पी का मान है हमारे पास x और इसका वर्ग। तो आगे करते हैं, तो ए पी का स्क्वायर बराबर 2x का वर्ग कितना होता है, 2x गुणा में 2x, 2 दूनी 4 और x की स्क्वायर माइनस और x का वर्ग कितना होता है, x की स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 3x स्क्वायर बचेंगे। और यहाँ पे ए पी का मान निकाल रहे हैं, तो ए पी और ये वर्ग है, इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट यानी वर्गमूल में। तो आपको पता है, हम यहाँ करके बता रहे हैं आपको। देखो 3x की 2 का क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालते हैं, तो देखो 3 को 3 ही रहेगा गुणा x, 2 है तो x गुणा में x। जब भी वर्गमूल में 2 जोड़े बन जाते हैं तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x बाहर आ गया और अंडर रूट 3 अंदर रहेगा, यानी कि 3x की 2 का वर्गमूल हो गया x अंडर रूट 3। तो ए पी हो गई हमारी, ए पी बराबर ए पी होगी x अंडर रूट 3 और ये किस में, मीटर में, यानी ए पी का जो मान आ गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं, ए पी का मान आ गया हमारे पास x अंडर रूट 3 मीटर। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास, अब छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे तो हमारे पास इसकी जो दूरी है वो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इसकी पूरी दूरी निकाल दी हमने ए पी की, यानी ए पी की दूरी हमारे पास x अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है। तो आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या की लंबाई दे रखी है, त्रिज्या हमारे पास 20 मीटर दे रखी है। तो ये कितनी है हमारे पास, 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर है और ये भी क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी है, 20 मीटर सभी में, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। तो अब हमने ए पी की दूरी निकाल दी, लंबाई निकाल दी, तो आसानी से हम ओ पी की निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओ पी। ठीक है, ओ पी निकाल रहे हैं, यानी ए पी में से हम ये जो ए ओ की दूरी निकाल देंगे तो ओ पी की निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास है ए पी माइनस ए ओ, ए पी की हमने निकाल ली और ए ओ को घटा देंगे, ए ओ हमारे पास दे रखी 20 मीटर, तो ओ पी हो जाएगी, ओ पी बराबर ए पी हमारे पास हमने निकाली है x अंडर रूट 3, ये अभी निकाली है ए पी, यानी ए पी ये पूरी निकाली हमने, x अंडर रूट 3 माइनस ए ओ हमारे पास दे रखी है, त्रिज्या आई है, ए ओ 20 है, तो यह लिखेंगे 20। तो ये होगी हमारी ओ पी की लंबाई होगी x अंडर रूट 3 माइनस 20, ये आ गई हमारी ओ पी की लंबाई।
अब हम लेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज को, ये भी समकोण त्रिभुज है। देखो OSP, पहले नाम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OSP में, तो इसको ले रहे हैं तो इसमें कोई सा सूत्र लगा दो, क्योंकि सभी भुजाओं की इसमें माप दे रखी है। या इधर x है, इधर 20 मीटर है, और ये हमने निकाल ली OP की, अभी निकाली थी, ये वाली माप है। तो अब हम कोई सा सूत्र लगा करके कर सकते हैं। तो इस बार भी हम लंब का ही निकालेंगे। ये क्या है, लंब है, और ये कर्ण है, और ये आधार है, तो ये लंब है OP। ठीक है, तो सूत्र वही लगाएंगे पाइथागोरस वाला, OP स्क्वायर बराबर, और कर्ण है हमारे पास, कर्ण है AS, नहीं कर्ण ये है हमारा, ठीक है, OS का स्क्वायर माइनस, और ये है हमारे पास आधार, आधार SP का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर ऐसा ही, OP का देखो मान लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास OP का मान दे रखा है। OP का मान है हमारे पास ये रहा, तो OP के स्थान पे लिखेंगे x√3 माइनस 20, तो x√3 माइनस 20 बराबर, और OS हमारे पास है OS 20 मीटर है, जो किताब में दे रखी है, क्योंकि त्रिज्या है ये 20 मीटर, 20 स्क्वायर माइनस SP, और SP हमारे पास है, SP हमारे पास x है, तो ये हो गया x का वर्ग। इसको आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक सर्व समीकरण लग रही है, तो सर्व समीकरण को लगाएंगे पहले। ठीक है, तो सर्व समीकरण हमारी हमने पढ़ी, सर्व समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर, और इसका जो प्रसार होता है a² माइनस 2ab और प्लस b², ये होता है इसका प्रसार। तो a² का मतलब हो गया x√3, और b होगी हमारे पास 20, तो इसको हल करेंगे इसके सर्व समीकरण के अनुसार। तो a², तो इसकी a² ये है हमारे पास, तो a हमारे पास x√3 है, तो x√3 का वर्ग, और उसके बाद है सूत्र के हिसाब से माइनस 2 गुणा में a हमारे पास यही रहेगा, x√3 ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, और गुणा में b हमारे पास है 20, तो यह लिखेंगे 20, और उसके बाद है प्लस b का वर्ग, b कितना है 20 का स्क्वायर, तो और उसके बाद क्या है बराबर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं सूत्र को, आप कंफ्यूज होगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। और बराबर के बाद कितना है, देखो 20 का वर्ग होता है 400, और माइनस x का वर्ग होता है x²। अब हमारे पास ये स्थिति आ गई है। अब यहाँ पे x√3 का वर्ग, देखो ये आप ढंग से समझना कि इसका मतलब क्या होता है, आपको यहाँ बता रहे हैं। देखो x√3 का वर्ग का मतलब होता है इसी संख्या से गुणा, x√3। देखो x का x से गुणा करेंगे तो x² आ गई, और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो अंडर हट जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x²। तो इसका मान आ गया हमारे पास 3x², तो इसके नीचे लिख देते हैं 3x², और उसके बाद है 2 माइनस 2 का गुणा 20 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ये आ गए 40, और इसका हम गुणा करेंगे 4 माइनस 40, और x का गुणा √3 से करेंगे x ये x इसके बाद चला जाएगा, तो 40 √3, और यहाँ पे x, और यहाँ पे आ जाएगा गुणा, इसका हमने देखो दोबारा बता रहे हैं इसको, इसका वर्ग किया तो कितना है 3x² माइनस 2 का गुणा 20 से करेंगे 20 दूनी 40, और यहाँ पे x √3 है, तो 40 आ गया है, तो √3 पहले लिख देते हैं और x को बाद में, और यहाँ पे प्लस में 20 का क्या करेंगे वर्ग, तो 20 का वर्ग होता है 400, और इधर हमारे पास है 400 माइनस x²। तो अब हम देखो इस संख्या को इधर ले लेते हैं पहले, तो ये है पहले से ये 3x² माइनस 40 √3 x, और प्लस में 400, और इधर लेंगे प्लस का 400, इधर आएंगे माइनस का 400 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा x², और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इसको हल करते हैं, देखो -400
और प्लस के 400 आपस में एक दूसरे से कट गए। और इधर देखो, इधर x की 2 है और ये 3x की 2 है, ये प्लस की ये भी प्लस की, तो कितनी होगी 4x की 2, 4x की 2 होगी। और यहाँ पे है हमारे पास ये माइनस के 40 अंडर रूट 3x, ठीक है। और इसके बराबर भी लिखना है, बराबर कितना है 0 है। तो अब हमें 4x की 2 को उधर भेजेंगे, क्योंकि केवल यहाँ पे x रखेंगे, तो इधर x की 2 है तो एक x रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ रख लेंगे x। और ये देखो, ये समझना एक बार 4x की 2 कैसे है, 4 और गुणा में x, इस तरह से इस तरह विस्तार है, तो हमें केवल यहाँ x रखना है। तो 4x इधर चले जाएंगे और इधर जाएंगे, ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर ये पहले से दे रखा है, पहले से देखो 0 थी, ठीक है, पहले से ये 0 थी। और ये संख्या इधर जाएगी तो माइनस की तो प्लस में हो जाएगी, 40 अंडर रूट 3x, और ये 4x इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटा में, तो ये हो गया 4x। अब देखो यहाँ पे x से x कट जाएगा, x से x कट गया, 4 का भाग 40 में चला गया, कितनी बार जाएगा 10 बार। तो यहाँ पे हमारा x का मान हो गया 10 अंडर रूट 3। अब हमारे पास यह x का मान आ गया 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो अब हमें देखो किस एस डी की लंबाई निकालनी है, एस डी की, तो यह लिखेंगे एस डी बराबर, अब एस डी की क्या मानी थी हमने, 2x मानी थी, तो 2 और x का मान कितना आया 10 अंडर रूट 3, तो इनका गुणा हो जाएगा। तो एस डी की लंबाई निकल के आ जाएगी, 2 का गुणा 10 से करेंगे, 10 दूनी 20 अंडर रूट 3, एस डी की आ गई, एस डी बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब हमें एस डी की निकाल दी, तो प्रत्येक की निकालनी थी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक की 20 अंडर रूट 3 मीटर लंबाई है। और ये इस तरह से लिख देंगे हम, ये क्योंकि बराबर थी, ये ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी, ये तीनों बराबर है आपस में, और इसकी लंबाई कितनी आ गई 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर, 20 अंडर रूट 3 मीटर। छठे सवाल का ये हो गया आंसर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।